खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़ुबान आई। उर्दू प्रोग्राम सुनने वाले सामीन को आपकी मेज़बान सना शेख का आदाब। सामीन, हर जुबान की अपनी अलग खुसूसियात होती है और उर्दू जुबान की सबसे अहम बात ये है कि ये एक ऐसी पुरकशिश जबान है जिसके लफ्ज़ों की शीरनी और इसकी तासीर रूहानियत का एहसास कराती है। इसी के सबब लोगों में उर्दू ज़बान सीखने और बोलने की ख्वाहिश हमेशा रहती है। अच्छी उर्दू किस तरह बोले, आज इसी मौजू पर हमने एहतमाम किया है एक मुबाहिसे का। शुरा हैं प्रोफेसर साबिरा हबीब, जनाब एहतशाम अहमद खान और जनाब निहालुद्दीन उस्मानी। सामीन की खिदमत में साबिरा हबीब का सलाम। आज जिस मौजू पर हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प है, अच्छी उर्दू कैसे सीखें। और जिन लोगों से हम लोग आज गुफ्तगू कर रहे हैं वो वाकई उर्दू से इसी तरह जुड़े हुए हैं कि जिस तरह से एक पेड़ से पत्ते जुड़े होते हैं, फल जुड़े होते हैं। हमारे बीच में एहतशाम खान साहब हैं जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ में डायरेक्टर हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो उन लोगों को उर्दू सिखवा रहे हैं जो कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और दूसरे ममालिक से आते हैं और उर्दू जैसी ज़बान से, उसकी मिठास से, उसकी चाशनी से अपनी दिलचस्पी को कायम रखते हुए जाते हैं। हमारे बीच में निहाल उस्मानी साहब भी हैं। उन्होंने बहुत नया तरीका इस्तेमाल किया है उर्दू को फैलाने के लिए कि वो यूट्यूब और ऑनलाइन के ज़रिए से उर्दू को फैला रहे हैं। और उन्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि उर्दू को किस तरह से दिलचस्प बनाए, आसान बनाए। तो सामीन, आज का मौजू तो यह है कि अच्छी उर्दू कैसे बोलें। इश्क के भी अदब व आदाब हुआ करते हैं, गुफ्तगू वही करे जिसे उर्दू आए। ये तो कहा गया है, किसी आशिक ने कह दिया है। खुशवंत सिंह ने बड़े मजे की बात कही। उन्होंने कहा है कि उर्दू सीखना है तो इश्क करो, और अगर इश्क कर रहा है तो उर्दू सीखो। बड़ी अच्छी तरह से मसला उन्होंने उसको हल कर दिया है। मैं एहतशाम साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके वहाँ असातिज़ा भी हैं जो कि इन लोगों को उर्दू सिखाते हैं, वो फॉरेनर हैं, उनकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच होती है, तो उन लोगों को उर्दू सिखाने में आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं कि ताकि न सिर्फ उर्दू सीखें बल्कि अच्छी उर्दू सीखें, सही उर्दू सीखें। अच्छी उर्दू सिखाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उर्दू के जो रमूज़ व औक़ाफ़ हैं, तलफ़्फ़ुज़ हैं और जो उर्दू का डिक्शन है प्रॉपर, उसको किस तरीके से हर्फ की या हरूफ की अदायगी है, ये तमाम चीज़ें असातिज़ा को तरबियत दी जाती है कि वो तालिब इल्मों को बताएं कि अल्फाज की अदायगी में किस बात का ख्याल रखें। उसके अलावा उर्दू से तहज़ीबी दिलचस्पी है, उसको हम उसमें अपने सिलेबस में कायम रखते हैं ताकि तलबा को सीखने में ज़्यादा आसानी हो और ज़्यादा वो दिलचस्पी ले। और मेरे ख्याल में आप ये भी ख्याल रखते होंगे कि जो असातिज़ा सिखा रहे हैं वो भी सही और अच्छी उर्दू बोले। मैं फिर आपसे सवाल करूंगी क्योंकि बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं और ये लखनऊ में अकेला सेंटर है पूरे हिंदुस्तान का जहाँ की उर्दू से, मैं सही कह रही हूँ ना, अकेला एक ऐसा अदारा है जो कि हिंदुस्तान भर में उर्दू लखनऊ में सिखा रहा है। निहाल साहब, मैं आपसे कई बार मिल चुकी हूँ और आपके बारे में जानती भी हूँ, लेकिन आप किस तरह से, ये बहुत बड़ी खिदमत है कि आपके लिए न वक्त लगेगा न कहीं आना जाना पड़ेगा, यूट्यूब खोलिए और उर्दू सीखना शुरू कर दीजिए। उसके लिए हम सबक बनाते हैं, ठीक उसी तरह सबक होते हैं जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है ब्लैक बोर्ड पर, हम ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं या कागज़ पर लिखते हैं या टाइप करके रखते हैं, और ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा होता है। अब इसमें एक दिक्कत ये आती है कि क्लास में तो तालिब इल्म पूछ सकता है टीचर से, यहाँ वो सहूलत नहीं है, लेकिन उसके लिए हम ये तरीका अपनाते हैं कि जो सीख रहा है, किसी ने हमारा वीडियो देखा, कोई चीज़ उसे समझ में नहीं आ रही तो वो हमें ईमेल करेगा, फिर उसकी दुश्वारी हल करते हुए हम एक वीडियो और बनाएंगे और फिर उस पर डाल देंगे। इस तरह हम पढ़ने वाले के हर सवाल का जवाब देते हैं। तो इस तरह ये कमी जो है कि क्लास में टीचर के सामने नहीं बैठा हुआ है, वो कमी भी उसकी दूर हो जाती है। इस तरह उसे एक पर्सनल टीचर मिल जाता है। जैसे नहीं, मगर पर्सनल टीचर तो मिलता है, लेकिन अच्छी
अच्छी उर्दू, देखिए सबसे बड़ी जो होती है मसला होता है किसी ज़बान को सीखने में उसका सही तलफ़्फ़ुज़, सही अल्फाज क्या इस्तेमाल करना। और हमारी उर्दू ज़बान में पहला सबसे ज़रूरी मसला, मैं भी जुड़ी हुई हूँ और काफ़ी नशिस्तें और मुशायरे मैं उनमें मौजूद रहती हूँ, नुक्तों का है। क्योंकि जो उर्दू अच्छी तरह तो थोड़ी बहुत जानते लेकिन ये नहीं जानते, वो सोचते हैं कि उर्दू के हर हर्फ में नुक्ता लगता है, तोए में भी लगा देते हैं, सोए में कभी नहीं लगाते, कभी गायब कर देते हैं। तो इस पर बहुत हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो तो बहुत ही पुरानी बात है कि जलील साहब की बेचारी की क्या दुर्गत लगाई जाती, लेकिन उसके अलावा भी मैं अक्सर सुनती हूँ नज़र को नज़र, बहुत अच्छे नज़ारे हैं, ये सब अल्फाज। तो इसको किस तरह से सही किया जाए? देखिए अगर आप महफिल में खड़े होकर कहते हैं कि हुजूर वाला कोई शायरी कह रहा है और बड़ी जोरदार अल्फाज में अपने शेर को और कहता है कि मैं गजल के कुछ असार पेश कर रहा हूँ, कैसा लगता है आपको? ये अच्छी उर्दू नहीं हुई, सुनने वाले को भी गिरा गुजरती है और जो लोग बैठे हुए उनको भी लगता है कि ये कैसे, इसको सही करने का तरीका कैसा था। दूसरी बात ये होती है कि बहुत से लोग समझते हैं कि हमको बहुत अच्छी तरह उर्दू आती है लेकिन अल्फाज का गलत इस्तेमाल करते हैं। जज्बात की जगह जज्बातों, एहसासात की जगह एहसासातों। तो एहतशाम साहब इसको कैसे हल किया जाता है? किस तरह से आप अपने उस्ताद को बताते हैं कि नहीं, क्योंकि वो शुरुआती स्टेज में होते हैं, आपके जो तलबा आते हैं वो शुरुआती स्टेज। मैं निहाल साहब से ये सवाल पूछूं क्योंकि सही इंसान यही है जो इसको सही हल करते हैं। जी निहाल साहब। देखिए अभी आपने जैसे तलफ़्फ़ुज़ की बात की, अभी कल ही मेरे पास एक ईमेल आया, कोई मुहतरमा है लवीना गुप्ता, उनका सवाल ये था कि किसी वीडियो में मैंने फाटक लिखा तो उसमें पे दो चश्मी है क्यों इस्तेमाल किया, फे क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो अब जाहिर सी बात है वो आज मुझे इसके जवाब देते हुए वीडियो बनाना है, तो अब उसके जवाब में मैं उन्हें फा और फा की आवाज़ों का फ़र्क समझाऊंगा। और कुछ लोगों को वाकई दिक्कत होती है, कुछ लोग फा कह पाते हैं, कुछ लोग फा नहीं कह पाते। जो लोग फा नहीं कह पाते हैं तो उन्हें कुछ इस तरह समझाना पड़ेगा कि फा की आवाज़ निकालने के लिए हमारे दांत होठों पर वहीं होंगे जैसा हम वा के तलफ़्फ़ुज़ में करते हैं, और जब जहाँ पर हम वा का तलफ़्फ़ुज़ करते हैं वहीं पर होठ और दांत जब हमारे होंगे उस वक्त अगर हम फा की आवाज़ निकालेंगे तो वो निकलने वाली आवाज़ फा की होगी, फा की नहीं होगी। नहीं मगर ये तो वोकल कॉर्ड्स की बात हो जाती है कि वोकल कॉर्ड्स को आपको सेट करना है उसके हिसाब से, ये तो बात दूसरी हो जाती है। लेकिन जो रोजमर्रा की जबान में लोग बोलते हैं और गलतियां करते हैं और उनको टोकना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुछ इस तरह से कि तलफ़्फ़ुज़ में, देखिए हिंदी में भी मुर्दनी शायर, तालबी शायर, आप ऋषि में कुछ लिखिए, शशि में कुछ लिखिए, उसको कैसे हम समझाते हैं, दोनों का तलफ़्फ़ुज़ एक ही जैसा है। वैसे ही उर्दू में ज़ोए भी है, ज़े भी है, ज़्वाद भी है। तो ये सब नुक्ते जो हैं उन पर हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है। कोई ज़बान, मैं सिर्फ उर्दू की बात ही ना करिए, कोई ज़बान भी आप ले लीजिए, उसमें अगर उसकी अच्छी तरह से उसकी अदायगी नहीं होगी तो वो लुत्फ़ नहीं आएगा। क्या एहतशाम साहब आपका क्या इस मिसाल से आप चला रहे, क्या तजर्बा है? किसी भी ज़बान को बोलने के लिए उसके अल्फाज की सही अदायगी पे ख़ास तवज्जो देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर अंग्रेज़ी ज़बान में आप लें तो अंग्रेज़ी ज़बान में दो लेटर का मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक जे है और एक जेड है, दोनों के तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क है। उसी तरह उर्दू में जीम है, ज़ाल है, ज़ोए है, ज़्वाद है, ये तमाम अल्फाज जो हैं इन अल्फाज की अदायगी अलग तरीके से होती है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि तलफ़्फ़ुज़ का एक पर्टिकुलर ख़ास क्लास हो जिसमें उनको बताया जाए, जिसमें लिसानियात का भी कुछ हिस्सा शामिल होता है। जैसे अभी फा और फा का जिक्र कर रहे थे तो हम ऐसे सिखाते हैं कि बाइलिबियल जो होता है वो फा होता है और जो विदाउट लिबियल होता है वो फा होता है। उर्दू की जो खूबसूरती है वो तलफ़्फ़ुज़ में पोशीदा है। अगर आपके तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी अगर बेहतर तरीके से नहीं हो रही है तो फिर उर्दू ज़बान उस तरीके से खूबसूरत तरीके से आपके सामने अच्छी उर्दू नहीं होगी। मैं एक तजर्बा मैंने निहाल साहब आपसे और आपसे भी एहतशाम साहब इसको करना चाहती हूँ कि मैंने एक तजर्बा इस्तेमाल किया है कि वो लोग उर्दू देखिए हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उर्दू हिंदुस्तान की बेटी है, यहीं के पानी मिट्टी से भरी है, किसी खास कौम खास मजहब की ज़बान नहीं है।
शुक्र है कि इसके चाहने वाले बहुत हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मैंने एक तरीका ये इस्तेमाल किया, शायद निहाल साहब आपको एक कारआमद साबित हो, कि मैं जब इन लोगों का क्लास शुरू करती हूँ तो थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी ले लेती हूँ, छोटा सा किसी का इख्तिबार, और उसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। पढ़ के सुनाइए तो वो लफ्ज छोड़ते, क्योंकि हमको दिमाग में प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की तरह करना पड़ती है। हमको जमीन तैयार करना, चाहे वो उर्दू जानते हो, लिखना ना जानते हो, पढ़ना ना जानते हो, लेकिन अगर खास तौर से लखनऊ में रह रहे हैं तो वो उर्दू जरूर इस्तेमाल करेंगे, अनजाने में ही इस्तेमाल करेंगे यकीनन। क्यों आप मुझसे इत्तेफाक रखते हैं निहाल साहब? जी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, और मैंने अपने वीडियोस में इस बात का भी ख्याल रखा है। मसलन एक तो मेरी वीडियो सीरीज है उर्दू लिखना पढ़ना सिखाने की, और दूसरी मेरी वीडियो सीरीज है लर्न उर्दू थ्रू पोएट्री। इसमें मसलन मैंने एक शेर ले लिया, उसके नीचे देवनागरी में लिखा हुआ, फिर मैं उसका खुद तलफ़ुज़ करूँगा ताकि और उसके अलावा फिर मैं कुछ कहानियाँ वगैरह भी उर्दू की पढ़ता हूँ। जैसे अभी मैंने एक ये परवीन तरह की किताब फिदाई लखनऊ से एक कहानी थी जिसका सबिहा अनवर ने तर्जुमा किया है। वो कहानी मैंने खासकर इसलिए चुनी कि लखनऊ में उर्दू किस तरह बोली जा रही है, उससे लोगों को अंदाज हो, और फिर जब वो तलफ़ुज़ सुनते हैं तो उसी तरह तलफ़ुज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तलफ़ुज़ तो सिर्फ सुन कर ही आता है, किताब पढ़ने से नहीं आता है। किताब में तरीका बदला दिया जाए उससे नहीं आएगा जितना वो सुनेंगे। तो इस तरह लोग तलफ़ुज़ सुन भी सकते हैं, जिससे अपना तलफ़ुज़ उतार सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि उर्दू किसी खास कौम की, खास मजहब की जबान है। ऐसी बात नहीं है। ये जबान ऐसी है कि इसको लश्करी जबान कहते हैं। लश्करी जबान है कि दूसरे ममालिक से, दूसरी जगहों से लोग फौजियों के साथ हिंदुस्तान आए। कोई टर्की था, कोई अरबी था, कोई अफगान था, और उन लोगों की अलग अलग जबानें। मगर जैसे एक ने इस्तेमाल किया गिलास, अब वो पूरी उसमें लश्कर में मशहूर हो गया कि उसको गिलास, अब वो सामने रखा हुआ था क्योंकि वो देख रहा है और उसको गिलास बोल रहा है, तो उसने गिलास का इस्तेमाल किया, और उस तरह से वो, तो जो उर्दू सीखते हैं या सीखने वाले, वो जरूर ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस जबान की असलियत क्या, पैदाइश कहाँ है, कहाँ से ये शुरू हुई और किस तरह से ये फैली। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसके बहुत से अल्फाज संस्कृत के भी हैं, बहुत से अल्फाज संस्कृत के हैं। संस्कृत तो वैसे भी बहुत ही जबानों की जननी है, उसके लिए तो यही कहा जा सकता है। लेकिन उर्दू में इन अल्फाज का तो, उर्दू की अपनी कोई लुगत नहीं ऐसी बनी है कि जो खालिस उर्दू हो। निहाल साहब, मैं सही कह रही हूँ ना? देखिए, उर्दू में मुख्तलिफ जबानों के अल्फाज आए, कुछ के नीचे भी तब्दील हो गई, कुछ के मानी भी तब्दील हो गए। अब वो जो कि उर्दू में इस्तेमाल होते हैं तो वो उर्दू के ही बन गए हैं। मसलन हिंदी को ही ले लीजिए, अब उर्दू की वजह से बहुत सारे अल्फाज हिंदी में ऐसे पहुंच गए हैं जिनका हिंदी वालों को इस बात का शुबा भी नहीं होता है कि अल्फाज किसी दूसरी जबान के होंगे। मसलन रबी, खरीफ, हमारे यहाँ गाँव का मुल्क है, गाँव ज़्यादा है, खेती ज़्यादा होती है, लेकिन अब आज लोगों को ये नहीं पता होगा कि रबी खरीफ किस जबान के अल्फाज है। रबी खरीफ अरबी जबान के अल्फाज हैं। इसी तरह जेब, कलम, कुर्सी, ये रोज़मर्रा के अल्फाज हैं, ये अरबी जबान के अल्फाज हैं जो हिंदी में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए, खबरों में आप रोज सुनते हैं, उन्होंने इसका खुलासा किया। हिंदी की खबरें आ रही हैं, लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, खुलासा इस्तेमाल किया है। तो ये तो इस पर एक तरह से जो लोग उर्दू सीख रहे हैं उनको खास तौर से इस पर रिसर्च करना चाहिए कि उर्दू में जो अल्फाज आए वो किन किन जबानों के। बहुत से लोगों को मालूम है, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। जैसे हम लोग अंग्रेजी के अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल कर लेते हैं और हमको एहसास भी नहीं होता, क्योंकि ये एक तहजीब जो है हमारी मिली जुली तहजीब है। हमने इसको बांटा नहीं है कि ये इस कौम की तहजीब है, ये उस कौम की तहजीब है, ये यहाँ ये है। इसीलिए वो होता है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि उर्दू का ओरिजिन क्या है। उर्दू में मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज आए, बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें सबसे ज़्यादा जो उर्दू में अल्फाज आए अरबी ज़बान से और फ़ारसी ज़बान। ये दो ज़बान पूरी तरीके से उर्दू पे आप कहें तो काबिल एक तरीके से है। हाँ, ये अलग बात है कि उर्दू ने अपना एक चोला उसको दिया, अपना दामन सजाया उर्दू ने। जैसे मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है अरबी का इल्म, लफ्ज़ इल्म है। इल्म से आप देखें उर्दू ने तालीम बनाया, उर्दू ने मुअल्लिम बनाया। तो इस तरीके से तालीम का मतलब एजुकेशन, तालीम गाह। तो इस तरीके से जैसे जुर्म है, मुजरिम, तो बहुत सारे ऐसी मिसालें दी जा सकती हैं। और इन मिसालों को अगर उर्दू सीखने वाले अगर याद रखें किस तरीके से मुज़क्कर से मुअन्नस है,
یا تذکیر سے تانیث ہے یا واحد سے جمع بنانے کا طریقہ ہے. جیسے گفتگو کی شروعات میں پروفیسر صاحبہ حبیب صاحبہ نے کہا کہ بہت سارے لوگ احساس کو احساسوں کر دیتے ہیں, جذبات کو جذباتوں کر دیتے ہیں. تو اگر اردو سیکھنے والے اس بات کا خیال رکھیں کہ بھائی اس کا طریقہ کیا ہے, واحد کیا ہے, جمع کیا ہے. جیسے جذبہ ایک سنگولر لفظ ہے جس کو ہم واحد کہتے ہیں اردو میں, جذبات ایک پلر لفظ ہے جس کو جمع کہتے ہیں اردو میں. اگر اردو سیکھنے والے جو ہمارے سامعین ہیں اگر وہ ان باتوں کی طرف خصوصی توجہ دیں کہ بھئی واحد کا طریقہ کیا ہے, جمع کا طریقہ کیا ہے, اور اس الفاظ کی جنس کیا ہے, یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے. علاقائی اثرات بھی ہوتے ہیں, کئی جگہ دہی کو لوگ کھٹا بولتے ہیں, کئی جگہ دہی کو لوگ کھٹی بولتے ہیں. اب صحیح کیا ہے, جو زیادہ لوگ بول رہے ہیں اس کو صحیح لوگوں نے یہ بات کا تو اکثر ہوتا ہے, یہ ایک الگ بات. اس کا تلفظ کیسے ہے, جیسے اب وہی ہے کہ نظر, نظرانہ, نظریہ, مگر اگر آپ نے نقطہ نہیں لگایا تو نظر, نظرانہ, نظریہ ہو جائے گا. تو یہ مطلب یہ کہاں سے نکلے ہیں, اور آپ نے جو صحیح فرمایا کہ واحد کیا ہے, جمع کیا ہے, اور یہ مذکر ہے کہ مؤنث, مگر اتنی گہرائی میں جانے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی استعمال کرنا بھی آنا چاہیے, صحیح جگہ پر صحیح لفظ کو کیسے استعمال کیا جائے, اور اس کی ادائیگی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. دیکھیے صحیح جگہ پر صحیح لفظ کیسے استعمال کیا جائے, اس کے لیے اگر ہم خطوط غالب کا مطالعہ کریں تو مثلاً خطوط غالب میں عام بول چال کے الفاظ استعمال کیے گئے. ہم غالب اپنے خطوط کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر اختیار کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا لیا ہے. اس طرح ہمیں بہت سارے الفاظ پتہ چلیں گے اور ان کا صحیح استعمال کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اردو میں جو سب سے زیادہ مقبول چیز ہے وہ اشعار ہیں. اشعار اس وجہ سے مقبول ہیں کہ انہیں ہم روزمرہ بول چال میں استعمال کر سکتے ہیں, اور اس میں ہمیں اشعار سے ہمیں الفاظ بھی پتہ چلیں گے. اشعار جب ہم سنیں گے تو ہمیں الفاظ کا تلفظ بھی پتہ چلے گا اور صحیح استعمال بھی پتہ چلے گا, ان کا صحیح استعمال بھی پتہ چلے گا. تو اس کے لیے ہمیں جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے, اشعار پڑھیں گے, دوسرے مضامین پڑھیں گے, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ الفاظ پتہ چلیں گے, ان کا صحیح استعمال پڑھیں گے. صحیح, یہ تو صحیح فرمایا. دیکھیے مگر ایک مجھے وہ لگتا ہے کہ جب اردو لکھنا نہیں آتی ہے, پڑھنا نہیں آتی ہے, بولتے ہیں وہ اچھی اردو, اسی لیے موضوع رکھا گیا ہے کہ اچھی اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتی ہے, وہ ہندی اس میں پڑھتے ہیں, شعر کو اشعار پڑھتے ہیں, غزلیں پڑھتے ہیں, کیفی اعظمی اور بہت سے شعراء کے, منور رانا کے کلام کا ہندی میں اس کا ترجمہ نہیں ہے, مطلب ہندی ٹرانسکرپٹ میں لکھا گیا. لیکن وہی چھاپنے میں کیونکہ ہندی کے ٹرانسکرپٹ میں نقطے کی بندی لگانا بہت مشکل. میں نے جب چیخو کے ترجمے کو چھپوایا ہندی میں تو مجھے بار بار واپس کرنا پڑا اس کا کہ اس میں یہاں پر جا نہیں ہے, یہاں زا ہے, کیونکہ جب اس کو پلے کیا جائے گا اور اس میں نظر بولا جائے گا تو وہ سارا مزہ ہی اس کا خراب ہو جائے گا. تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہندی میں بھی جو وہ لوگ الفاظ استعمال کریں اس میں نقطے کا استعمال ضروری ہے. میرے خیال سے سامعین اگر اچھی اردو بولنا چاہتے ہیں تو اگر وہ ایک بات پہ عمل کریں کہ روزانہ اردو کی خبریں روزانہ آتی ہیں ریڈیو پہ, اگر اردو کی خبروں کو وہ غور سے سنیں اور کچھ الفاظ وہ روزانہ اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے جائیں, ان الفاظ کو کیسے ادا کیا جاتا ہے اس پہ توجہ ڈالیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں آج کل سبھی کے پاس اسمارٹ فون ہے, اسمارٹ فون کے ذریعے آپ گوگل سے, یوٹیوب پہ بہت اساتذہ کی غزلوں کو سن سکتے ہیں. سنتے تو ہیں لوگ, بڑے شوق سے سنتے ہیں احتشام صاحب, مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ سننے کے بعد جب اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو ویسے واقعی بہت اچھی گفتگو ہوئی, اور اچھی اور صحیح اردو کو کیسے بولا جائے اس کے بہت سے طریقے اپنانے کی ضرورت ہے. احتشام صاحب آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ اردو کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی پہنچا رہے ہیں. لوگ آتے ہیں, ایک جاتا ہے اور اس کی ضرور تعریف ہی کرتے ہوں گے کہ آپ کے وہاں اچھی پڑھائی ہو رہی ہے اردو کی, دوسرا بہ جاتا ہے. اور نہال صاحب آپ تو بہت ہی مطلب عجیب و غریب تو نہیں کہوں گی لیکن بڑا ہی نیا طریقہ آپ نے سوچا ہے. یہ بھی ایک بہت ہی اردو کی بڑی اچھی خدمت ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو میں یہی سوچتی ہوں کہ بس اتنا کریے کہ جہاں بھی بولیے صحیح اردو بولیے, اور اگر کوئی پاس کھڑا ہو زور سے نہ کریے, کسی کی بے عزتی نہ کریے, مگر اتنا ضرور کہہ دیجیے کہ بھائی صاحب یہ لفظ یہ نہیں یہ ہے. اسی سے یہ ہوگا کہ ایک سے دوسرے کا کہ میں وہاں کھڑا تھا, مجھے وہاں پر یہ صحیح لفظ سننے کا ملا. بہت بہت آپ کی آمد کا میں صابرہ حبیب آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں.